हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे। तो 1857 की यानी कि क्रांति जो हुई उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण जानेंगे, उसके बाद में हम आर्थिक कारण जानेंगे, साथ में धार्मिक और सामाजिक कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सामाजिक और धार्मिक कारण रहे। साथ में तात्कालिक क्या उस समय के जो तात्कालिक कारण थे वो क्या रहे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। साथ में हम सैनिक कारणों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में कि राजनीतिक कारण क्या रहे। अब देखो, राजनीतिक कारण का मतलब है कि अंग्रेजों से राजा महाराजा क्यों नाराज हुए, यानी कि राजा महाराजा या सामंत अंग्रेजों से क्यों नाराज हुए। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है सहायक संधियां। क्या करेंगे। अब देखो, जब सहायक संधियां कर ली गई, सहायक संधि, जब राजपूत रियासतों के द्वारा सहायक संधि कर ली गई तो सहायक संधि करने के बाद में एक शर्त तय की गई थी सहायक संधि में कि अंग्रेजों के द्वारा आपके किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कि आपका कोई भी आंतरिक मामला होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने जो शर्त में ये बात तय की गई थी उससे ये मुकर जाते हैं। और बाद में जब राजस्थान की जो राजपूत रियासतें थी उनमें जब कुछ रियासतों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है, ठीक है, राजगद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो ये क्या करते हैं, उसमें अपना हस्तक्षेप डालते हैं। तो देखो, किस किस रियासतों में इन्होंने अपना हस्तक्षेप डाला था। तो सहायक संधि में यह बात तय हुई थी कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब राजपूत रियासतों में कुछ उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुए तो इन्होंने क्या किया, अपना हस्तक्षेप डाला। तो किस किस ने डाला। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की, कि जयपुर का शासक था 1818 की बात है जगत सिंह। जगत सिंह की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है जयपुर में, तो इन्होंने वहां पर भी अपना हस्तक्षेप दिखाया। उसके बाद में देखो, हम बात करते हैं 1818 में जयपुर में हुआ। 1819 में कोटा के शासक थे उमेद सिंह। कौन थे? कोटा के शासक थे उमेद सिंह। उमेद सिंह की मृत्यु होने के बाद में भी इन्होंने कोटा में क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। उसके बाद में अलवर का शासक था, उसका नाम था राव राजा बख्तावर सिंह। राव राजा बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद में वहां पर कुछ उत्तराधिकार संघर्ष होता है जिसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो एक कारण तो राजा महाराजा नाराज हुए, उसका एक कारण तो ये था क्योंकि उन्होंने राजा महाराजा का जो आंतरिक मामला था उनमें इन्होंने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। देखो, सहायक संधि वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं कुछ बात करना चाहूं सहायक संधि की। तो सहायक संधि का जनक किसको कहते हैं? सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेजली। कौन था सहायक संधि का जनक? कौन था? तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेजली। और भारत में सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो की थी 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने। कि भारत स्तर पर सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो की थी आपके सामने 1798 ईस्वी में हैदराबाद के द्वारा सहायक संधि की गई थी। यदि मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में सबसे पहले 1803 ईस्वी में भरतपुर और साथ में अलवर, भरतपुर और अलवर ने अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले मैत्री संधि कर ली थी। कौन सी संधि की थी? मैत्री संधि कर ली थी। जबकि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की थी, तो राजस्थान में जो सहायक संधियां हुई थी मुख्यतः 1817 से 18 के बीच में सहायक संधियां होती है। और सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो की थी करौली ने। करौली का शासक था जिसका नाम था हरबख्श पाल। करौली शासक हरबख्श पाल ने 1817 ईस्वी में क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी रियासत कौन थी? टोंक का शासक कौन था? अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी। टोंक का शासक था अमीर खां पिंडारी, जिसने राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी थी? टोंक, जिसने, और शासक कौन था वहां का? अमीर खां पिंडारी, जिसने
सहायक संधि कर ली थी। साथ ही साथ मैं बात करूं कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने पूर्ण शर्तों सहित, किसकी बात करें, पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी, जिसका नाम था आपके सामने कोटा। और राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने 1823 ईस्वी में सहायक संधि की थी वो थी आपके सामने सिरोही। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में ये कुछ सहायक संधियां हुई थी। और राजस्थान में जो अलवर में भरतपुर के साथ में जो सहायक संधि की थी वो की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जबकि अन्य सभी रियासतों के साथ में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सहायक संधि की गई थी। और सहायक संधि में जो बात तय हुई थी कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस बात का इन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया। और जयपुर, साथ में जयपुर का जो शासक था जगत सिंह, उसकी मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया था। साथ में कोटा के शासक उमेद सिंह की मृत्यु के बाद में भी इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया। और अलवर के शासक थे राव राजा बख्तावर सिंह, उनकी मृत्यु के बाद में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया था। इस कारण इन्होंने हस्तक्षेप किया, इस कारण राजा महाराजा क्या हो गए, नाराज हो गए। साथ ही साथ देखो हम बात करें, ये तो थी सहायक संधि कि सहायक संधि कर तो ली, लेकिन उससे क्या हुए थे, राजा महाराजा और सामंत नाराज हुए थे। तो क्रांति का एक कारण तो ये भी था। ठीक है, तो क्रांति का पहला कारण हो गया आपके सामने सहायक संधि, राजनीतिक कारणों में सहायक संधि। उसके बाद में आता है गोद निषेध प्रथा। देखो 2 नंबर पर हम बात करते हैं व्यपगत सिद्धांत की। व्यपगत सिद्धांत, उसे ही बोला जाता है गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति क्या बोला जाता है, गोद निषेध नीति। व्यपगत सिद्धांत, गोद निषेध नीति, इसको ही बोला जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, और इसे ही बोला जाता है राज्य हड़प नीति। इसके 3 नाम है, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना चाहिए। गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति, साथ में व्यपगत सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। अब देखो ये किसके द्वारा लाया गया, तो जो ये नीति लाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोद निषेध नीति का जन्म किसे कहा जाता है या जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो गोद निषेध नीति थी उसका जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है आपके सामने लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, याद रह जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी को गोद निषेध नीति का जनक माना जाता है। अब देखो ये एक राज्य हड़प नीति थी और डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेरी फल है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। यह प्रश्न पूछा गया था रीट मेंस में। ठीक है, तो डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था, तो डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेरी फल है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था। अब देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि जो राज्य हड़प नीति थी ये क्या थी। देखो नाम से पता चल रहा है गोद निषेध नीति। तो डलहौजी एक ऐसी नीति लेकर आता है क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार की नीति थी। तो इसमें कहा गया कि वह कोई भी शासक हो जिसकी यदि वह जीवित रहता है तब तक यदि उसके कोई पुत्र नहीं होता है, यानी कि कोई भी शासक हो जिसके वह जीवित है तब तक यदि उसके कोई पुत्र नहीं होता है तो किसी भी प्रकार का दत्तक पुत्र क्या नहीं ले सकता है, गोद नहीं ले सकता है। अपना उत्तराधिकार बनाने के लिए किसी भी पुत्र को क्या नहीं ले सकता है, गोद नहीं ले सकता है। और यदि उसके पुत्र नहीं होगा तो वो साम्राज्य किसमें मिलाया जाएगा, ब्रिटिश भारत में मिलाया जाएगा। तो यही क्या थी, तो यही थी राज्य हड़प नीति। अब देखो इस नीति का अनुसरण किया गया और भारत में सबसे पहले सतारा को हड़पा गया। 1848 ईस्वी में सतारा के शासक थे अप्पा साहिब, और अप्पा साहिब पप्पा नहीं बन पाए, यानी कि उनके किसी भी प्रकार का कोई पुत्र नहीं हुआ। जब अप्पा साहिब के किसी भी प्रकार का कोई पुत्र नहीं हुआ तो अप्पा साहिब से किसको हड़प लिया, अंग्रेजों ने सतारा को हड़प लिया। कब, 1848 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम रियासत जिसको अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया था वो कौन सी थी, आपके सामने सतारा थी। और सतारा को कब हड़पा था, तो 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा था। ठीक है, सतारा को, और सतारा का शासक कौन था, अप्पा साहिब। अप्पा
अप्पा साहिब। अप्पा नहीं बन पाए पप्पा, अप्पा नहीं बन पाए पप्पा, इसी कारण गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा। उसके बाद में अंग्रेजों ने संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और उसके बाद में आपके नागपुर को हड़पा। यानी कि गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतों को हड़पा। सबसे पहले सतारा को हड़पा, जैतपुर और संबलपुर, देखो दोनों। सतारा के बाद में जैतपुर को हड़पते हैं, ये जैतपुर और संबलपुर को यहां पर तो इसके एक साल बाद में 1849 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में बघाट को इसके एक साल बाद 1950 में। उदयपुर राजस्थान की रियासत है, ये ध्यान रखना, उदयपुर को आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, 52 में। उसके साथ में झांसी 53 और नागपुर को कब हड़पा था, 54 में। तो झांसी को कब हड़पा, तो झांसी को इन्होंने गोद निषेध नीति के तहत 1853 में हड़पा। साथ में नागपुर को कब हड़पा था इन्होंने, 1853 या 1800 है, ठीक है। तो 1848 में सतारा को हड़पा, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में हड़पा, बघाट को 1850 में हड़पा, उदयपुर को 1852 में हड़पा गया, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़पा गया। तो जब इतने शासकों की रियासतों को हड़प लिया गया, किस कारण से, पुत्र नहीं होने के कारण से, उनका कोई स्थायी पुत्र नहीं हुआ, इस कारण से उनको हड़पा गया। तो सीधी सीधी बात है, शासक तो नाराज होंगे, राजा महाराजा, ये जो राजा थे, इन रियासतों के शासक थे, वो तो नाराज होंगे ना। और साथ ही साथ डलहौजी ने एक काम और किया। वो काम क्या किया, कुशासन, आपने इसका नाम सुना होगा। डलहौजी ने एक रियासत थी भारत की जिसका नाम था अवध, और अवध का नवाब था वाजिद अली। कौन था, नवाब, जिसका नाम था वाजिद अली, अवध का नवाब कौन था, तो अवध का नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली। देखो यहां पर क्या होता है, डलहौजी के द्वारा कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया और कहा कि आपका शासन क्या नहीं हो रहा, आपका शासन सही से संचालित नहीं हो रहा। और अवध की जो शासिका थी, यानी कि उसका नाम था बेगम हजरत महल। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल का संबंध किससे है, अवध रियासत से है। और वाजिद अली, यानी कि अवध का नवाब कौन था जब हड़पा गया उस समय, तो उसका नवाब था वाजिद अली। और डलहौजी ने, किसने कहा था ये चीज, डलहौजी ने यह वाक्य कहा था कि यह एक ऐसी रियासत है, इस यानी कि अवध के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेरी फल है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो बेगम हजरत महल भी नाराज हुई, वाजिद अली भी नाराज हो गया। इधर झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी नाराज हो गई। उदयपुर को हड़पा, बघाट को हड़पा, जैतपुर को हड़पा और सतारा को हड़पा। तो ये हड़पा गया गोद निषेध नीति के कारण और साथ में कुशासन के कारण इनको हड़पा गया। तो यहाँ के शासक नाराज हुए। देखो आगे चलते हैं हम। देखो इसके बाद में आगे बात करें, इसके बाद में जो नाना साहब थे, नाना साहब क्यों नाराज हो गए अंग्रेजों से, तो नाना साहब अंग्रेजों से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि नाना साहब की इन्होंने क्या कर दी, नाना साहब की अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दी गई, पेंशन को बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी आपको। तो नाना साहब की जब पेंशन बंद कर दी गई तो नाना साहब भी इनसे नाराज हो गए। ये भी एक राजनीतिक कारण है। उसके साथ ही साथ हम बात करें कि अंग्रेज गवर्नर जब यहां पर आया था आपके सामने डलहौजी, जब भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में था डलहौजी, तो डलहौजी ने एक आदेश जारी किया और किसके खिलाफ जारी किया, बहादुर शाह जफर के खिलाफ जारी किया कि जो बहादुर शाह जफर है वो अपने नाम के आगे क्या नहीं लगा सकता है, उपाधि नहीं लगा सकता है। यानी कि बादशाह की उपाधि लगाना क्या करो आप, बंद करो। और उसने एक सख्त आदेश जारी किया था कि जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में आपको लाल किला क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो वो बहादुर शाह जफर भी नाराज हो गया।
नाना साहब भी नाराज हो गए। तो ये थे आपके कुछ राजनीतिक कारण। साथ ही साथ मैं बात करूं, देखो आगे हम चलते हैं, तो राजनीतिक कारणों में सहायक संधियां हो गई, साथ में वो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, डलहौजी ने दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर थे उनको दिल्ली छोड़ने के लिए कहा, साथ में बहादुर शाह जफर को बादशाह की उपाधि लगाने से रोका गया। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे। देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो अंग्रेजों ने एक कार्य और किया। वो कार्य क्या किया कि जो स्थानीय रियासतें थी उन रियासतों को बिना किसी शासक की सहमति, अनुमति या जिस क्षेत्र में वो आती थी उसके बिना सामंत या राजा की अनुमति के ही उस क्षेत्र से नई रियासतों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। कुछ रियासतों का निर्माण कर दिया गया, जैसे धौलपुर का निर्माण किया गया। राजस्थान की बात करें तो धौलपुर का निर्माण किया गया, उसके बाद में टोंक का निर्माण किया गया और उसके साथ में ही झालावाड़ का निर्माण किया गया। झालावाड़ का निर्माण 1838 ईस्वी में किया गया, टोंक का निर्माण 1817 ईस्वी में किया गया था। देखो किस प्रकार से किया गया। तो इन्होंने क्या किया, एक कारण यही भी माना जाता है कि इन्होंने क्या किया, नवीन रियासतों का गठन किया, नवीन रियासतों का निर्माण। इन्होंने क्या किया, नवीन रियासतों का निर्माण किया। जब इन्होंने नवीन रियासत कौन कौन सी बनाई थी, तो सबसे पहले राजस्थान में इन्होंने एक नवीन रियासत बनाई थी जिसका नाम था धौलपुर। धौलपुर को इन्होंने 1806 ईस्वी में बनाया था। इसके बाद में टोंक का संस्थापक कौन था, अमीर खां पिंडारी था और उसी ने क्या की थी, अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी। कब, 1817 में। देखो टोंक की स्थापना की गई 1817 में, ठीक, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। उसके साथ में कोटा से काटकर झालावाड़ बनाया गया। झालावाड़ बनाया गया, ये कब बनाया गया, 1838 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ रियासतों को तोड़ा गया, नई रियासतें बनाई गई। इस कारण वहां के शासक, सीधी सीधी बात है, नाराज होंगे। कौन अपने क्षेत्र को कम करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहता। साथ में यहाँ के सामंती भी नाराज हो गए। ध्यान रखना है, यही साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की अंतिम रियासत जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी थी, नवीन रियासत। तो राजस्थान की नवीन रियासत थी आपके सामने झालावाड़। तो ध्यान रखना है, कुछ किताबें लिखती है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत थी झालावाड़ जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। नहीं, अंग्रेजों ने 3 रियासतें बनाई थी, यानी कि धौलपुर का निर्माण भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, साथ में टोंक और साथ में झालावाड़, यानी कि इन कुछ रियासतों का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। साथ में ये बात हो गई। एक बात और करना चाहेंगे यहीं पर हम, ये भी राजनीतिक कारण में ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद में अंग्रेजों ने एक काम और किया। वो काम ये किया कि इन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए, राजस्थान की स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए, कुछ जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए, कुछ समुदाय को नियंत्रण करने के लिए, या स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन हो रहे थे उनको नियंत्रण करने के लिए बिना किसी अनुमति के, स्थानीय शासकों की अनुमति के बिना ही यहाँ पर क्या करते हैं, वो सेनाओं का निर्माण कर देते हैं। जैसे कोटा कंटिंजेंट का निर्माण किया गया, मेरवाड़ा बटालियन का निर्माण किया गया, जोधपुर लीजन का निर्माण किया गया, मेवाड़ भील कोर का निर्माण किया गया। अभी पीछे जो एग्जाम हुई थी ग्राम सेवक, उसमें तो ये पूछा गया था कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, 41 में हुई थी। अभी हम बात करते हैं। तो कोटा कंटिंजेंट का निर्माण किया गया, मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई, साथ में जोधपुर लीजन बनाई गई, शेखावटी ब्रिगेड बनाई गई, और साथ ही साथ आपके सामने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। कब, 1841 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बिना अनुमति के ही क्या करते हैं, बिना अनुमति के ही इन्होंने क्या किया था, नवीन सेनाओं का क्या किया था। अब देखो, जब इन्होंने नवीन सेनाओं का गठन किया तो ऐसा थोड़े ना है कि नवीन सेनाओं का गठन कर दिया तो वो अंग्रेज खर्चा देते थे उनको, नहीं। जिस क्षेत्र में नवीन सेना का गठन किया गया है उस क्षेत्र के शासक के द्वारा ही इनका खर्चा वहन किया जाता था। जब खर्चा वहन किया जाएगा तो शासक के पास में धन कहाँ से आएगा, तो उसने क्या किया, भू राजस्व जो खेती पर टैक्स लगा करता था, किसानों पर, मजदूरों पर जो टैक्स लगता था, उसको शासकों के द्वारा क्या किया गया, सामंतों और शासकों के द्वारा बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक असंतोष का कारण था। देखो कौन कौन सी सेनाओं का निर्माण किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं 1822 में। 1822 में सबसे पहले निर्माण किया गया था आपके सामने कोटा
कोटा कंटिंजेंट, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो मेरवाड़ा बटालियन, पांच थी बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। इसके बाद में 1835 और 1841 में तो आपको सबसे महत्वपूर्ण स्टार लगाकर याद रखना है इसको तो, कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में। 1835 में किसकी स्थापना की? एक तो आपके सामने की गई थी शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, साथ में जोधपुर लीजन की स्थापना, जोधपुर लीजन की स्थापना की गई। साथ में जोधपुर लीजन के साथ में ही 1835 ईस्वी में एक और स्थापना की गई थी शेखावाटी ब्रिगेड की, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। अब देखो ये जो 5 नई सेना बनाई गई है, इनका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि इनका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटा कंटिंजेंट की। देखो देवली, इसका मुख्यालय देवली में बनाया गया था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में बनाया गया था। ब्यावर अजमेर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नया जिला बन चुका है, तो ब्यावर में बनाया गया था। जोधपुर लीजन का जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था आपके सामने एरियनपुरा। कहां पर पड़ता है? एरियनपुरा पड़ता है पाली में। उसके साथ में शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय बनाया गया था झुंझुनू, ये तो याद हो जाएगा सबको, झुंझुनू में बनाया गया था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। मेवाड़ जो भील कोर की स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी में, क्यों की गई थी? भीलों को कंट्रोल करने के लिए खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? खेरवाड़ा उदयपुर। तो ये थे आपके सामने राजनीतिक कारण, इतने थे राजनीतिक कारण। यानी कि सहायक संधि भी एक राजनीतिक कारण में आएगी। व्यपगत सिद्धांत वो भी आएगा। गोद निषेध नीति, यानी कि व्यपगत सिद्धांत है गोद निषेध नीति। कुशासन का आरोप वो भी आएगा। नाना साहब क्यों नाराज हुआ, बहादुर शाह जफर क्यों नाराज हुआ। साथ में नई सेना बनाई तो उनका खर्चा बढ़ा, ये भी एक कारण था। साथ ही साथ में रियासतों का विभाजन किया गया, वह भी एक कारण था। ये तमाम बातें थी, राजनीतिक कारण थे, ठीक है। यानी राजनीतिक कारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा भी कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। साथ में एक कारण और आता है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है तात्कालिक कारण और सैनिक कारण। देखो दूसरे कारण की हम बात कर लेते हैं, ये तो गया हमारे राजनीतिक कारण। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। देखो आर्थिक कारण ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर पर हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। किसकी बात करेंगे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या योगदान था? अब देखो आर्थिक कारण की यदि हम बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया? यहां पर नई सेनाओं का गठन कर दिया। जब नई सेनाओं का गठन किया, साथ ही साथ उन्होंने एक बात बोली थी जब संधियां की थी उस समय, कि आप जो 2 लाख रुपए देते हो, किसको? मराठों को, कि आप जो 2 लाख रुपए मराठों को देते हो वो आप किसको दे दो? हमारे को दे दो। यानी खिराज के रूप में जो देते हो वो हमारे को दे दो। तो इन्होंने क्या किया? दिन प्रतिदिन, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन 2 लाख जो खिराज की राशि थी उसमें वृद्धि करते गए ये लोग। साथ में यहां पर नई सेनाओं का गठन कर दिया, तो उनके खर्चे में भी वृद्धि हो गई। जब सामंत और राजाओं के खर्चे में वृद्धि हुई, साथ में राजाओं पर टैक्स लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। जब उनके खर्चे में वृद्धि हुई तो वो खर्चा कहां से लाएंगे? तो उन्होंने किसानों पर टैक्स लगा दिया। अलग अलग किसानों पर अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए गए। जब कर लगाए गए, यानी कि भू राजस्व में वृद्धि की गई, तो किसान नाराज हो गए। तो एक कारण तो ये था। साथ में उस समय इंग्लैंड में क्या हो गई थी? औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, यानी कि उद्योग धंधे इंग्लैंड में अच्छे तरह से विकसित हो चुके थे। जब इंग्लैंड में अच्छी तरीके से उद्योग धंधे विकसित हुए तो वो लोग क्या करते? भारत से कच्चा माल उठाते और सीधे कहां पर बेचते? वहां पर बेचते। वहां से पक्का माल तैयार यहां पर बेचते। तो देखो वहां पर औद्योगिकरण, मशीनों से जो सामान बन रहा है वो सस्ता बनेगा, और भारत में जो कुटीर उद्योग है उनसे जो सामान बन रहा है वो महंगा बनेगा। जब सस्ता माल यहां पर उपलब्ध होने लगा
तो भारत के जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे जो कारखाने थे, वो क्या हो गए, चौपट हो गए, समाप्त हो गए। तो एक कारण ये भी था। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में मुंबई बंदरगाह बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मुंबई बंदरगाह बनाया गया था। तो जब मुंबई बंदरगाह बनाया गया, तो जो मुंबई बंदरगाह बनाया गया तो ये क्या करते, भारत से जो भी व्यापार करते डायरेक्ट मुंबई भेजते और मुंबई से सीधा अपने देश यूरोप भेज देते उसको। तो स्थानीय क्षेत्र से होने वाला व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया। जब स्थानीय क्षेत्र से होने वाला व्यापार बंद हो गया तो जगह जगह जो टोल टैक्स हुआ करते थे उनको क्या होने लगी, जो टोल टैक्स थे अलग अलग जगह, उनको आर्थिक नुकसान होने लगा। तो एक कारण ये भी था। तो ठीक है, आर्थिक कारण आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक कारण क्या क्या थे। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। कौन से? सामाजिक कारणों के साथ में ही हम बात कर लेते हैं धार्मिक कारणों की। ये एक ही है, धार्मिक कारण। देखो सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या आता है कि सामाजिक और धार्मिक कारण किस प्रकार से 1857 की क्रांति के कारण बने। देखो बात आती है 1833 की। 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। एक चार्टर एक्ट लाया जाता है और चार्टर एक्ट में यह कहा गया, एक चार्टर एक्ट लाया गया और चार्टर एक्ट में यह कहा, 1833 में क्या आता है, एक चार्टर एक्ट आता है और 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ईसाई जो मिशनरी होगी, ईसाई जो मिशनरियां होगी वो क्या करेगी, भारत में ईसाई धर्म का क्या करेगी, प्रचार प्रसार करेगी। इस बात को मंजूरी मिल जाती है। जैसे ही इस बात को मंजूरी मिली, भारतीय लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ। तो एक कारण तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या कहा गया था कि जो ईसाई मिशनरियां है वो क्या करेगी, भारत में आकर ईसाई धर्म का क्या करेगी, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। तो भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। दूसरी बात देखो, सामाजिक प्रथाओं का अंत। ये बात आप मानो या ना मानो, ये बात अंग्रेजों के द्वारा बहुत बेहतरीन की गई थी। कौन सी? सामाजिक प्रथाओं का अंत। कि भारत में कई सारी अनेक क्या थी, कुप्रथाएं थी। भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं थी। तो इन कुप्रथाओं का अंत करने का क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा इन कुप्रथाओं का प्रयास किया गया। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को बंद अंत करने का प्रयास किया गया। साथ में कन्यावध थी, यानी कि लड़कियों को बचपन में मार दिया जाता था। साथ में विधवा विवाह, इसका इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। विधवा विवाह का तो इन्होंने समर्थन किया था। कन्यावध को रोकने का प्रयास किया, सती प्रथा को रोकने का, बाल विवाह, ये कुछ बुराइयां थी भारतीय समाज में, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो जो भारतीय हिंदू धर्म हो, चाहे भारत में जो भी धर्म था, उस धर्म के क्या थे, नेता जो थे वो आकर इनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो ये भी एक 1857 की क्रांति का क्या था, कारण था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो सती प्रथा थी, राजा राममोहन राय के प्रयासों से उसमें अंग्रेजों का भी सहयोग था। उसी के आधार पर ये क्या होता है, सती प्रथा पर जो अंत किया गया था, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग व राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लगाई गई थी। तो ये हो गए सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सैनिक कारण। किसकी बात करते हैं, सैनिक। देखो सैनिक कारण क्या क्या रहे कि सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया। तो सबसे पहली बात आती है नस्लीय भेदभाव। सैनिकों के साथ में क्या होता था, नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव को आप बोल सकते हो गोरा काला। कौन सा, गोरा काला, यानी कि जो गोरे काले में भेदभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, नस्लीय भेदभाव। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। इनको पद और पेंशन में भी विविधता थी। इनके साथ में जो अंग्रेज जो थे वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इनको पद
अंग्रेजों के मुकाबले इनका अच्छा पद भी नहीं मिलता था, साथ में पद का प्रमोशन भी बहुत धीरे होता था, साथ में इनको वेतन भी कम मिलता था। यानी कि पद व पेंशन को लेकर भी इनके साथ में क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। साथ ही साथ इनके द्वारा एक बात आती है, लॉर्ड कैनिंग की एक बात आती है, सैनिक इससे भी नाराज थे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि प्रत्येक सैनिक को समुद्र के बाहर भी क्या करनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी भारतीय सैनिक है, किसी भी भारतीय सैनिक को विदेश में अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि समुद्र के बाहर भी भेजा जा सकता है। और उस समय ऐसी परंपरा थी कि यदि कोई सैनिक समुद्र को लांग कर चला जाता है तो उसका क्या हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए भी सैनिक नाराज थे। तो ठीक है, ये सैनिक कारण था। हम बात करते हैं इसके बाद में तात्कालिक कारण की। इसके बाद में हम बात करते हैं तात्कालिक कारण। तो ये सैनिक कारण हो गया। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण सबको पता है। वो तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर एक बंदूक चलाई जाती थी, भारत में एक बंदूक चलती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्राउन बेस बंदूक को इन्होंने बंद कर दिया और ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई बंदूक लेकर आते हैं, ये जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। अब देखो, जो एनफील्ड राइफल थी उसमें एक अलग से एक बारूद का क्या होता था, कारतूस हुआ करता था। क्या होता था, ये क्या था, कारतूस। एनफील्ड जो राइफल थी उसको चलाने से पहले एक कारतूस हुआ करता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। एक कोरक हुआ करता था चिकने पदार्थ का, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। उसमें जो बारूद थी उसको बंदूक में डालो, फिर उसको चलाना पड़ता था। लेकिन एक ऐसी अफवाह फैली कि जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाला जा रहा है, इस कारतूस के ऊपर जो कवर है, जो कोर्क बनाया गया है, वो किसका बनाया गया है, गाय व सुअर की चर्बी का बनाया हुआ है। कि गाय और सुअर की चर्बी का यह कारतूस बनाया हुआ है। तो गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए क्या था, अपवित्र था। तो सैनिकों में असंतोष हो गया। धार्मिक मामला वैसे ही सेंसिटिव मामला होता है, धार्मिक मामला कोई भी हो तुरंत भड़कता है वो। तो जैसे इस बात की अफवाह फैली तो सैनिकों ने यहाँ पर एनफील्ड राइफल चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और सैनिकों में घोर विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये थी कुछ 1857 की क्रांति के कारण। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम कक्षा को कल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में यदि मैं बात करूं कि एनफील्ड राइफल के विरोध में पश्चिम बंगाल में एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर। पश्चिम बंगाल में एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर। 29 अगस्त की बात है। वहां पर इस एनफील्ड राइफल के विरोध में मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसकी बात करेंगे हम कल की कक्षा में, यानी कि कंप्लीट 1857 की क्रांति को हम कल पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये थे आपके सामने 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण और सैनिक कारण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ओके, थैंक यू।